सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो और अभी तक ये चीज नहीं पड़ी है तो कहीं ना कहीं आप सीयूईटी की सही से तैयारी नहीं कर रहे हो। और खास करके मेरे स्टूडेंट्स को तो बहुत ही ज्यादा डाउट रहता है, हमेशा ये कहते रहते हैं सर 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 एक आर्टिकल पे वीडियो मिल जाए ना हमें, जो कंबाइंड आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाने के लिए बहुत ज्यादा एक तरह से प्रोबेबिलिटी रहती है जिनकी, उनकी एक वीडियो लेके आ जाइए। तो वीडियो आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर आप सभी को क्या करना है, आप सभी को बस ये पूरी की पूरी वीडियो, जो कि महज मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ी नहीं होगी, इसको आपको देखना है एंड बार बार देखना है, मैं कहता हूं, है ना, ताकि जो याद करने वाली चीजें हैं ना, तो वो हम यहां कर रहे हैं जीके के दंगल वाली सीरीज में बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आज के इस सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पूछे जाते हैं बार बार आपके सीयूईटी यूजी के एग्जाम में, है ना। तो मेरे हिसाब से ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटी से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और अगर पॉलिटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं किस पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग, आर्टिकल्स के रिगार्डिंग, तो क्या ही कहना। तो वो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम यहां पर देखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे ताकि प्रॉब्लम ना हो किसी को भी। तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने एक पूरी की पूरी आपको क्या प्रोवाइड करी है, पूरी की पूरी आपको टेबल प्रोवाइड करी है एक, जिसमें एक तरफ आपके आर्टिकल्स दिख जाएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन दिख जाएगा। हिंदी वालों के लिए भी आसानी है एंड इंग्लिश वालों के लिए भी आसानी है ना, तो ताकि प्रॉब्लम ना हो किसी भी माध्यम के बच्चे को। आगे चलोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले यहां पर अगर आप देखते हो अनुच्छेद 1 आता है आपका, है ना, अनुच्छेद 1। और जो जो मैं आर्टिकल्स बता रहा हूं ना, ये वाले तो रट ही लेना पूरे, क्योंकि इससे ज्यादा बियॉन्ड जाते हो वो आपके ऊपर बात है, आप कर सकते हो कर लो, बट मैं कहूंगा ये वाले आर्टिकल्स अगर नहीं रटोगे ना तो यहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये तो करने ही करने हैं, है ना। तो यहां पर क्या है, यहां पर है आर्टिकल 1, जो कि है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या बात कर रहा है ये, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, मतलब राज्य जो होंगे वो मिलकर भारत बनाएंगे, है ना। इंडेस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टेबल स्टेट, यहां पर राज्य को हटाया नहीं जा सकता, ना ही केंद्र हट सकता है, तो इसी वजह से आर्टिकल 1 आपका भारत को बात करता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है भाई आपका, आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण तथा राज्यों की सीमाओं, नामों व क्षेत्रों में परिवर्तन। अभी बात हो रही थी जैसे प्रयागराज का नाम जो है आज रखा गया है, पहले उसका नाम इलाहाबाद था, फिर उसके बाद अलीगढ़ को हरिगढ़ करने की बात चल रही थी। तो वो जो चीजें होती हैं ना कहीं जो एक स्टेट है उसका नाम चेंज करना है, उसकी बाउंड्री को ऑल्टर करना है, वो आपका आर्टिकल 33 में होगा। 5वां संविधान का अनुच्छेद जो है वो बात करता है आपकी नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता का जो प्रावधान है वो बताता है आपका। अब इसी वजह से बता दो जरा मुझे कमेंट में, भारत में दोहरी नागरिकता है या इकहरी नागरिकता है, वो बता दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अनुच्छेद 6 क्या बात करता है आपका, यहां पर बात करता है पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता के बारे में बात करता है। फिर हम डायरेक्टली यहां पर हमने 1 से 6 में 4 आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला, तीसरा, पांचवा, छठा, ये हमने देख लिए। पहले में भारत के बारे में बात हुई है, तीसरे में आपका जो राज्य है उनकी बाउंड्रीज को आप चेंज कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो, जो भी कर सकते हो। पांचवें में सिटीजनशिप है, छठे में आपका माइग्रेंट्स के लिए सिटीजनशिप की बात की गई है। फिर जब मैंने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाया था पेड क्लास में स्टैटिक जीके में, तो आर्टिकल 12 बताया है मैंने, उसमें क्या है, अनुच्छेद 12 में आपका देखने को मिलता है राज्य की परिभाषा मौलिक अधिकार हेतु। यहां पर आपको राज्य की परिभाषा देखने को मिलेगी। ओके डन। अगर मैं आर्टिकल 13 की बात करूं, तो यहां पर क्या है, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जो है वो कानून जो है वो शून्य होंगे, है ना। मतलब अगर जो कानून होंगे, जो एक्चुअली कानून होंगे, अगर वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बनाए गए हैं तो कानून को हटा दिया जाएगा, कानून को सर्वोपरि नहीं माना जाएगा, तो वो चीज होगी। आर्टिकल 13 में ये चीज बोली है। फिर अपना आर्टिकल 14 आ जाता है, अनुच्छेद 14, जिसमें कहा गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता की बात हुई है, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। कानून के समक्ष समानता की बात जो है वो आपकी यहां पर हुई आपका आर्टिकल 14 में। एंड देन आपका आर्टिकल 15 आएगा, इसमें क्या है, आपका भेदभाव का निषेध है।
भेदभाव का निषेध मतलब प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का भेदभाव आपके साथ नहीं किया जा सकता। महिला, बच्चे, बूढ़े, इनके साथ किसी भी प्रकार का पब्लिक प्लेसेस में भेदभाव नहीं किया जाएगा। दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ प्रोहिबिटिंग द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ विमेन, चाइल्ड, ओल्ड पीपल इन टर्म्स ऑफ पब्लिक मैटर। चलो आर्टिकल 16 की बात करेंगे, अनुच्छेद 16 की। तो यहां पर सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की प्राप्तता, मतलब प्राप्ति जो है समान अवसर की जो होगी सार्वजनिक रोजगार में वो आपको मिलेगी। मतलब आप रोजगार के लिए आपको समान अवसर देखा जाएगा, कोई धर्म, जाति, लिंग और जो जहां से आप रहते हो वो नहीं देखा जाएगा आपका। तो ये सारे आर्टिकल्स इस पेज के आपको क्लियर होने चाहिए विदाउट एनी रीजन, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलेंगे, आगे फिर हमें कुछ और आर्टिकल्स मिलते हैं। अब उन आर्टिकल्स में क्या है, हमने 14, 15, 16 ये देखा, एंड देन उसके बाद 17 भी है अस्पृश्यता का उन्मूलन, 18वां भी है उपाधियों का अंत, है ना। वो चीजें चलती रहती हैं आगे, है ना। यहां पे देख लेता हूं मैं, हाँ चलो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अब थोड़ा सा अगर आपको और कुछ याद करना है तो आप ये याद करेंगे, है ना। आर्टिकल 23, इसमें क्या है, मानव तस्करी व बंधुआ मजदूरी का निषेध जो है वो आपका, ये आपको याद होना चाहिए। बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी आर्टिकल 23 में है। आर्टिकल 24 में क्या है, आपका खतरनाक कार्यों में बाल श्रम जो है वो निषिद्ध है। खतरनाक कार्यों में बाल श्रम जो है वो निषिद्ध है ना, प्रोहिबिट करा हुआ है बाल श्रम को। 25 में क्या है आर्टिकल में, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन, अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता आपको प्रोवाइड करी गई है। अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 25 में जो है वो प्रोवाइड करी गई है। आर्टिकल 32 की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर क्या है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के ऊपर जो है वो बात की गई है आपका, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों पर, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के ऊपर। मतलब अगर आपके संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, डायरेक्टली आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाओ, हफ्ते भर के अंदर आपको आपके आर्टिकल्स, आपको आपके मौलिक अधिकार वापस मिल जाएंगे। और वहीं अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, अगर आपको इसी आधार पर हाई कोर्ट जाना हो तो क्या आर्टिकल लगेगा, वो आर्टिकल है आपका 226, 226 अनुच्छेद के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हो सेम काम के लिए। अगर आप थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको अनुच्छेद 36 दिख जाता है। 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा वही दी गई है जो आपका अनुच्छेद 12 में दी गई है। आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा है वो एक्चुअली 36 में भी सेम है, क्योंकि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की बात करता है, 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करता है। अब उन दोनों में 12 और 36 में एक सिमिलैरिटी यह है कि राज्य की परिभाषा दोनों में सेम है। अब आगे चलेंगे, आप 38 देखेंगे। 38 क्या है, 38 अनुच्छेद कहता है कि आप जन कल्याण की स्थापना करें। कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे आप जन कल्याण की स्थापना, असमानता को कम कर कर, असमानता को कम करना, ये आपका फोकस मेन रहना चाहिए, मेन फोकस यही होगा। उसके बाद अगर आप चलेंगे आर्टिकल 39 पर, 39 आर्टिकल पर, तो यहां पर ध्यान देना, इक्वल जस्टिस, एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड। यहां पर थोड़ा सा आपको मैं वार्न करना चाहूंगा एक चीज पर, वो क्या है, आर्टिकल 39A देखो क्या है, अनुच्छेद 39 में क्या बताया गया है कि आपके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, संसाधन होंगे, उनका समान वितरण होगा, महिलाओं और पुरुषों की आय में कोई भी सेम कार्य के लिए ऊपर नीचे, मतलब आप जो सैलरी दे रहे हैं वो कम ज्यादा नहीं कर सकते हो सेम काम के लिए, महिलाओं और पुरुषों के लिए। पैसा एक ही हाथ में केंद्रित नहीं होगा, सभी जगह बटेगा पैसा इक्वली। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए चीजें बताई गई हैं अनुच्छेद आर्टिकल 39 में। अब नीचे आप देखेंगे आर्टिकल 39 मैंने आपका लिखा है, उसके साथ मैंने एक कैपिटल ए लिखा है। इस कैपिटल ए का मतलब क्या है, जब भी आप संविधान में कैपिटल ए देखें, बी देखें, सी कैपिटल फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो मतलब वो संशोधन के तहत आया है। अब वो जो संशोधन के तहत आया है, आर्टिकल 39A क्या कहता है, वो बात करता है आपकी फ्री लीगल एड की। मतलब आपको क्या, वैधानिक
फ्री, आपको अगर मैं कहूं निशुल्क वैधानिक सहायता जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी गवर्नमेंट के थ्रू। अगर आप कोई केस वगैरह आप कोई करते हैं तो फ्री लीगल एड गरीब व्यक्तियों को, महिलाओं को, इनको प्रोवाइड कराई जाएगी, है ना। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे चलेंगे, आगे चलोगे आप तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40, और 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन आपको देखने को मिलता है। ग्राम पंचायतों का संगठन आपको देखने को मिलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है। फिर अनुच्छेद 44 आता है आपका, आर्टिकल 44, जिसे कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपका समान नागरिक संहिता है। समान नागरिक संहिता जो है वो एक्चुअल में क्या है आपकी, वो बताती है आपकी यूनिफॉर्म सिविल कोड को। समान नागरिक संहिता क्या होती है, मतलब आपका जो पर्सनल रिलीजन है आप उसे नहीं मानेंगे, आप राज्य के अधीन रह रहे हैं तो राज्य द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके लिए जारी किए जाएंगे, आपके धर्म के लिए जारी किए जाएंगे, वो आपको मानने पड़ेंगे। मतलब सभी लोगों के लिए सिमिलर से कानून होंगे जो सभी लोगों को मानने तो पड़ेंगे ही। वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलेंगे आप अनुच्छेद 45 पर। 45 में क्या है, प्रारंभिक बाल देखभाल व शिक्षा के बारे में बात करता है। मतलब जो प्रारंभिक एज के बच्चे हैं उनकी शिक्षा की देखभाल और उनके स्वस्थ रूप से देखभाल करनी जो है वो जरूरी है। अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में बात कर रहा है। फिर आप डायरेक्टली कूदेंगे किस पर, अनुच्छेद 51A पर। अनुच्छेद 51A पर आप कूदेंगे। 51A पर क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, मौलिक कर्तव्य जो है नागरिकों के वो आ जाएंगे आपके। अब मौलिक कर्तव्य एक्चुअल में क्या है, अब 51 क्लॉज ए, सब क्लॉज ABCDEFGHIJK 11 मौलिक कर्तव्य हैं उसमें। मतलब स्टार्टिंग में ये 42वें संशोधन के तहत आए, तब ये 10 थे, फिर बाद में 11 हो गए। 11 कैसे हुए, आपका 86th अमेंडमेंट 2002 से एक आपका नया मौलिक कर्तव्य जुड़ जाता है, वो भी शिक्षा के लिए ही था कहीं ना कहीं, ये चीज होती है। फिर आप देखेंगे यहां से, देखो भाई यहां से आपका मौलिक अधिकार, नागरिकता, भारत के बारे में, राज्यों के बारे में, DPSP नीति निर्देशक सिद्धांत, ये सारी चीजें कवर हो गई हैं। अब यहां से आप कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हो। 74 से आप पार्लियामेंट में एंटर कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो प्लीज इसे ज्यादा ध्यान से कर लेना एक बार, ठीक है ना। अनुच्छेद 74 की अगर मैं बात करूं तो क्या है यहां पर है राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने वाली मंत्री परिषद होगी, जिसके मुख्य जो लीडर हैं वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, है ना, और उसके आधार पर चीजें चलेंगी, ठीक है। ये चीज है आपका आर्टिकल 74 में। 76 की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा यहां पर भारत के महान्यायवादी के बारे में बात होगी। भारत के महान्यायवादी के बारे में यहां पर बात हो रही है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल के बारे में आर्टिकल 76 में महान्यायवादी कौन होता है, जो कि आपका अगर आप देखेंगे जब भी गवर्नमेंट के केस लड़े जाते हैं बड़े आधार पर सुप्रीम कोर्ट में, तो अटॉर्नी जनरल को पेश होना पड़ता है गवर्नमेंट की साइड से, है ना। इन्हें महान्यायवादी जो है वो कहा जाता है। अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद का गठन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। संसद का गठन जो है वो आपका कहां है, 79 में है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये आपकी, जो आपको याद रखनी है। फिर आप आर्टिकल 80 देखेंगे, यहां पे क्या है, राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। राज्यसभा की संरचना आपकी कहां दी गई है, आर्टिकल 80 में दी गई है, ठीक है। डन एवरीबॉडी, चलें आगे चलेंगे, आर्टिकल 81 पे चलेंगे। तो यहां पर आपका 81 में लोकसभा की संरचना दी गई है, लोकसभा की संरचना दी गई है आपका आर्टिकल 81 में। उसके आप थोड़ा नीचे आएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल यहां पे डालना भूल गया मैं, वो भी डाल दूंगा अभी। एक है आपका आर्टिकल 110, अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक है। एक नॉर्मल विधेयक होता है, एक वित्तीय विधेयक होता है और एक धन विधेयक होता है। धन विधेयक में बहुत सारी चीजें आती हैं, अब उसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हम पर्टिकुलरली आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पर धन विधेयक आया है। अब 81 और 110 के बीच में एक और आर्टिकल है 108, जिसमें क्या है आपका संयुक्त बैठक है। अब ये संयुक्त बैठक क्या होती है, संयुक्त बैठक के अगर बारे में मैं बात बताऊं तो क्या होता है भाई, जनरली ऐसा होता है कि पहले कोई एक कानून, जो पहले बिल था वो लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, फिर राष्ट्रपति के पास गया, तब वो कानून बना। मान लो एक कानून को लोकसभा ने पास कर दिया,
राज्यसभा ने उसे कहा नहीं भाई इस पे चेंजेस करके लाओ। एक बार हो गया, एक टाइम लिमिट हो गई भाई, दोबारा 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 बार बार डिले हो रहा है, तो फिर उस पर क्या होगा, एक संयुक्त बैठक बैठेगी जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य शामिल होंगे और वो उस पर वोटिंग करेंगे। और उसमें वोटिंग चाहिए साधारण वोटिंग सिंपल मेजॉरिटी से। अब जिसका पलड़ा भारी होगा वो कानून लागू हो जाएगा। अब अमूमन क्या होता है, राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, लोकसभा में 550 सदस्य हैं, तो जाहिर सी बात है लोकसभा की जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, क्षमता है, वो ज्यादा रहती है। ये आपको याद रखना है। आगे चलेंगे आप, आर्टिकल 130-23 है ना, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का अध्यादेश की शक्ति जो है, राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति जो है वो आपकी 123 में जो है वो आपको प्रोवाइड होती है। अभी जो 123 वाली जो शक्ति है ना मतलब राष्ट्रपति की, यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी के आधार पर जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता तो कानून बनते हैं। अब जब कानून बनते हैं इन्हीं के आधार पर, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाती है कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति कानून लागू कर सकता है, कैबिनेट की मंजूरी से, अपने आप नहीं कर सकता कुछ भी। अब चलेंगे आप आगे, आर्टिकल 148 जिसे कहा जाता है संवैधानिक आधार पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा। आप घर का बजट बनाते होंगे, बजट के एंड में आप देखेंगे कितना खर्चा हुआ आपका और आपने कितना बजट बनाया था, है ना। अगर आपने बजट से ऊपर खर्चा करा है तो आप लॉस में जा रहे हैं, कम करा है तो प्रॉफिट में है। तो वैसे ही क्या होता है, हर एक पॉलिसी को लागू करने के लिए महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक जो है वो आता है और उनकी चीजों के बारे में बात होती है। तो उन सभी चीजों का ऑडिट जो है ये व्यक्ति करता है। 324 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो याद ही रखना, जिसे कहा जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, जो कि आपका क्या करवाता है, आपके इलेक्शंस वगैरह करवाने में महत्वपूर्ण मदद करता है। अभी जो 52-56-60 है ना, 52-56-60 में तीनों आपकी आपातकालीन स्थितियां हैं। पहला है आपका राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, फिर है आपका राज्यों में राष्ट्रपति शासन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 356 में, और फिर है वित्तीय आपातकाल आपका 360 में। अब भारत की खासियत यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल और राज्यों में राष्ट्रपति शासन ये दोनों लग चुके हैं भारत में कई बार, पर वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगा है, अभी तक नहीं लगा है, कोई आशंका नहीं आई है। 1991 में जब हम बैंकरप्ट होने वाले थे, बिकॉज हमारे पास पैसा नहीं था, वी हैड रनवे ऑफ ओनली 7 डेज, 7 दिन के पैसे पड़े थे हमारे पास, फॉरेक्स रिजर्व पड़े हुए थे, तब हम कहीं ना कहीं वित्तीय आपातकाल लगाने वाले थे, बट कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जी ने उस सिचुएशन को कैसे ना कैसे करके संभाल लिया। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपके, है ना, ये आप याद कर लीजिए। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर एक बार और रिवीजन करा दो। भाई रिवीजन नहीं करवा रहा हूं मैं, क्यों, खुद पढ़ो। क्या करो, वीडियो कुछ नहीं करनी है आपको। जिस बच्चे ने ये लाइव सेशन देखा है अभी के अभी, वो लाइव सेशन देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर नहीं याद हो रहे हैं 2x पे चलाओ, 20 मिनट की लगभग वीडियो बनी है ये, तो उस वीडियो को आपको क्या करना है, आपको बार बार देखना है। 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, 10 मिनट कुछ नहीं होते आज के टाइम में। इतना रील्स स्क्रॉल करोगे, 10 मिनट ये देखोगे कंप्लीट पूरा का पूरा। ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल्स अगर आप याद करते हैं तो वो बेहतरीन चीज है, बट इन आर्टिकल्स को भूल ना जाना, है ना। ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, एंड इनको क्या करना है, आपको बार बार रटना है, बार बार रटना है इसको। और रटने के बाद आपको क्या करेंगे, अगर मैं आपसे बात बोलूं तो आप जब रट लेंगे तो लिख के देखो, नोट्स चिपका दो दीवार पे, ये आप कर सकते हो। और दूसरी चीज क्या है, मतलब इसके रिगार्डिंग, अगर इससे संबंधित आपको कोई और वीडियो चाहिए, जो आपको प्रॉब्लम हो रही है स्टैटिक जीके में पढ़ने के लिए, कमेंट करो ना यार, मैं कमेंट का इंतजार कर रहा हूं आपके। कमेंट करोगे उस टॉपिक का, आपको बिल्कुल वीडियो मिलेगी उस पर, है ना। तो हम हैं आपके साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला काम कर लो अपना, और उसके बाद जो आपको लगता है टॉपिक ये वाला होना चाहिए, एक दूसरे से पता कर लेना, अपने ग्रुप में शेयर कर देना। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे मेरे को भी क्लैरिटी आ जाएगी कि बच्चे ये वाला टॉपिक पढ़ना चाहते हैं और बच्चों को ये वाला टॉपिक हम पढ़ाएंगे। ओके एवरीवन, तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो देख लेना ये वाली वीडियो। ओके बाय।